हे बाल रूप हे विश्व रूप तुमको मेरे शत शत प्रणाम। सच्चाई के तुम ज्योति पुंज सुरभित सुमनों के नव निकुंज। मानवता गर्व करे तुम पर, तुम देव तुल्य नयनाभिराम। तुमको मेरा शत शत प्रणाम। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर हिंदी साहित्य संस्थान के समृद्ध पटल पर वैभवी हाजिर हैं किरदारे जिंदगी के नए पायदान के साथ। आज फिर एक नई शख्सियत, एक नए मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और जैसा कि हमेशा वादा करती हूँ, ठीक 7 बजे बुधवार को एक नई शख्सियत से मिलवाने लेकर आऊंगी। मैंने अपना आज भी वादा पूरा किया है और वादा तोड़ना वैभवी का काम नहीं है। और हिंदी साहित्य संस्थान ने इस बीड़ा को न सिर्फ उठाया है बल्कि बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया भी है। हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तरेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। सुनील शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, पटल के मुख्य सलाहकार। भाई साहब को नमस्कार। और आज बहुत ही खूबसूरत कवि, खूबसूरत मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो बाल मन को पढ़ता है वो वाकई बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बच्चा है, उसके मन में बहुत सारी जो बच्चों की भावनाएं हैं, अटखेलियां करती हैं, क्योंकि वो बाल साहित्यकार है। जी हाँ, मैं डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी की बात कर रही हूँ, जिनको आज हमने अपने किरदार जिंदगी में आमंत्रित किया है। न सिर्फ आमंत्रित किया है बल्कि उनके बारे में हम बहुत सारी बातें जानेंगे। सबसे ज्यादा सुखद बात यह है उनके बारे में, उनके परिचय, चूंकि उनका संक्षिप्त परिचय दूंगी। बहुत बृहद परिचय है। आप जानते हैं कि जब भी किरदार जिंदगी में किरदार आते हैं उनके परिचय बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हम उनको कोशिश करते हैं, क्योंकि उनसे बहुत सारी हमें बातें करनी होती है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। लेकिन एक ऐसे बाल साहित्यकार से आपको आज मिलवाने आई हूँ और बहुत प्यारी प्यारी उनकी बच्चों के मन को टटोलने वाली कविताएं हम सुनेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे, उनके लेखन के जो एक लेखन का बहुत, जीवन का बहुत बड़ा अध्याय उन्होंने जोड़ा है, उन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात मैं खास तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया रिकॉर्ड है इनका बाल साहित्यकार होने के साथ साथ इनके बाल साहित्य पर 41 पीएचडी हो चुकी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और अभी तक ऐसा आगे देखने को, सुनने को नहीं मिला है। तो ये खास बात है हमारी किरदार जिंदगी में। एक किरदार आज की शाम, और छोटा सा उनका परिचय मैं जरूर देना चाहती हूँ। कानपुर उत्तर प्रदेश से आप आते हैं और बाल कहानियों, बाल उपन्यासों, बाल नाटकों, बाल धारावाहिकों, बाल कविताओं आदि 250 से अधिक आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 6000 से अधिक स्फुट रचनाएं प्रकाशित हैं। अनेक रचनाओं का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है और बहुत सारी जो इनकी बाल कविताएं हैं वो पाठ्यक्रम में भी चलती हैं। उनके बारे में भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे जब हम उनसे बातचीत करेंगे। पुरस्कार और सम्मान की यदि मैं बात करूं तो समाज कल्याण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, हिंदी अकादमी, हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं द्वारा आपको पुरस्कार भी प्राप्त है, सम्मान भी प्राप्त है। बाल मन को टटोल लिया तो जाहिर सी बात है, बच्चे खुश तो ईश्वर खुश, और जब ईश्वर खुश तो सम्मानों की झड़ी तो लगनी ही है। इसके अलावा आपका परिचय है विशेष तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों के जो पाठ्यक्रम है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, बाल कविताएं और बाल कहानियों तथा आलेख को स्थान दिया गया है। पाठ्यक्रम में बच्चे पढ़ते हैं, तो ये भी एक गौरव का विषय है। आज सेवानिवृत्ति प्राप्त की आपने, उपाध्यक्ष रहे हैं शिक्षण संस्थान समाजशास्त्र विभाग बुंदेलखंड कॉलेज झांसी से।
तो आप प्रोफेसर भी रहे हैं, कुछ और इनका परिचय है, लेकिन हम कार्यक्रम के दौरान बातें करते-करते उनसे हम पूछ ही लेंगे जो पूछना है हमें। लेकिन मुझे लगता है कि सर और आपके बीच की जो दूरी है वो मैं समाप्त कर दूं, अपनी बातों को विराम देते हुए उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ और उनसे बाल मन की बहुत सारी बातें करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सर, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए हमारी पूरी जो टीम है, हमारी संस्थान है, वो हमेशा आभारी रहेगी। और हम बाल मन की बात कर रहे हैं, बाल साहित्यकार एक और छोटा नन्हा बच्चा हमारे कार्यक्रम में 2 साल पहले आया था। वो भी बाल कविताएं लिखता है और वो बहुत कम उम्र का बच्चा है। और सर, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ इस पटल के माध्यम से कि वो भी एक सुखद क्षण था कि वो बच्चा कभी चल नहीं सकता, वो व्हीलचेयर पे अरे है और वो सिर्फ सुनता है, लिख नहीं सकता और सिर्फ मोबाइल पर बोलकर बड़ी मुश्किल से टाइप करता है। तो फिर उसकी एक अलग यात्रा है। आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि 2 बाल साहित्यकार हमारे बीच हैं और आप इतने प्रकांड विद्वान हैं और इतनी सारी पीएचडी होना अपने आप में एक बड़ा अलंकरण है। इसके लिए तो हम आपको बधाई देते हैं। आदरणीय प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए, अभिनंदन। कवि गणपत लाल उदय जी हमारे साथ जुड़े हुए, अभिनंदन करती हूँ। आप सब हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें, कार्यक्रम को शेयर करते रहें। तो सर, पुनः आपका अभिनंदन, स्वागत। और हम चाहेंगे कि आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और यहीं से आज की यात्रा हम शुरू करना चाहते हैं। स्वागत है सर। हमारा परिवार बहुत छोटा था। पिताजी, माताजी, मैं और मुझसे एक बड़ी बहन। जन्म हमारा 47 में हुआ था, सन 1947 में। और उसके बाद में पहले हम लोग इटावा में रहते थे, फिर कानपुर आ गए किन्हीं कारणों से। और हमारे पिताजी ने विद्युत उपकरणों का व्यवसाय आरंभ किया, जो बहुत अच्छा चला। हमारी माताजी बहुत धार्मिक विचारों की थीं और लगभग प्रतिदिन सवेरे 5 बजे गंगा स्नान करने जाती थीं। उस सब का हम लोगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। हमारे विवाह के पूर्व पिताजी की डेथ हो गई थी। माताजी थीं और शादी के लगभग 1.5 साल 2 साल बाद पैरालिसिस में उनका भी देहांत हो गया। हमारे भी केवल 2 बच्चे हैं। एक बेटा है जो हमारे साथ रहता है, उसका हालांकि फ्लैट अलग है। हम लोग एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, 10 मंजिल की बिल्डिंग है, तो 5वीं मंजिल पे दोनों के फ्लैट हैं। हमारा फ्लैट अलग है, उनका फ्लैट अलग है। एक बेटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो अमेरिका सेटल्ड है। अब आपको कुछ बढ़िया बात बताएं। आप ये पूछिए कि आप लोग 2 आदमी हैं, पति पत्नी एक बेटा, तो 2 फ्लैट में क्यों रहते हैं? बेटा अभी शादी नहीं हुई है, इज क्वाइट यंग। तो आज हमने ये देखा है आज के ज़माने में कि लड़कियां सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती। तो इस चीज़ को हमने बड़ी गंभीरता से लिया। महिलाओं को कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए, उनकी बात पर भी ध्यान देना चाहिए। तो बेटे के लिए हमने अपने घर के अपने फ्लैट के सामने ही एक फ्लैट ले लिया और हम लोग लगभग साथ-साथ रहते हैं और इस तरीके से बहुत खुश हैं। तो एक छोटा परिवार है, सुखी परिवार है और बेटे की उपलब्धियाँ
बहुत हैं, हमारे तुलना में हमसे कहीं ज़्यादा हैं। बेटे की एलकेजी, यूकेजी से लगा करके और बीए तक फर्स्ट रैंक का ये फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट रैंक 100 में 99 मार्क्स। इसके बाद में उन्होंने ट्राई किया और उनका सिलेक्शन फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में हो गया, जहाँ ये अमिताभ वगैरह पढ़ते थे। वहां से इन्होंने फिल्म डायरेक्शन का कोर्स किया, कुछ समय बम्बई भी रहे, लेकिन हम लोगों की वृद्धावस्था के कारण वो वापस आ गए और आजकल वो अपना एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बना रहे हैं। तो उनका जीवन बहुत सुखी और संपन्न है। जी सर, बहुत अच्छी बात आपने कही कि परिवार में शादी के बाद जब हर घर में देखा जाता है, आजकल की हवा है कि मनमुटाव या एक दूसरे के साथ बनाव नहीं हो पाता, किसी भी वजह से विचारों का टकराव होता है। तो लड़की के ऊपर दोष ना आए कि लड़की आई तो अलग हो गया बेटा, लेकिन आपने जो निर्णय लिया है मुझे लगता है बहुत कठोर निर्णय है और एक हम माता-पिता आपको की। बताएं, आपकी बात काट रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। लड़कियों ने जो ये निर्णय लिया है, ये बहुत अच्छा निर्णय है। आप खुद सोचिए कि सास और ननद का क्या व्यवहार होता है। बहू को बिल्कुल नौकरानी से ही बदतर रखा जाता है। हम दूसरों की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारी बेटी को उसकी सास और ननद ने इतना टॉर्चर किया कि वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। मतलब पूरे देश में नहीं रह सकती थी, और ऑस्ट्रेलिया में भी ननंद रानी पहुंच गई, क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे वो मैराइन में थे, ठीक में है। तो उन्होंने अपना ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफर करा दिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने हमारी बेटी का नाम लेके कहा कि अंशु बहुत अच्छे बच्चे पालती है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अंत में ये स्थिति पति पत्नी के बीच में हो गई कि अलगाव वाली स्थिति पैदा हो गई। तब वो ननंद रानी वहां से वापस आई। तो ये हम अभी भी देख रहे हैं। कॉलेज में थे, यंग एज के लड़के लड़कियां पढ़ते थे, अभी भी हैं। लगभग 40 बच्चे शोध कर रहे हैं। और तो लड़कियों पर अभी भी अत्याचार हो रहे हैं, ये हम खुल के कह रहे हैं। और लड़कियों ने जो अपना रूप बदला है, उसका यही कारण है। एक चीज और जो अभी तक किसी ने नहीं कही, बाल साहित्य के बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, वो ये है कि पहले ससुराल पक्ष लड़के का दुश्मन होता था, एक तरीके का टॉर्चर करता था। वर्तमान समय में जो लड़कियां काम कर रही हैं, वो बैंक में है, किसी अन्य ऑफिस में है, कहीं पर भी है, उनके पेरेंट्स उनकी आमदनी के लालच में उनकी शादी नहीं कर रहे हैं। और वो लड़कियां 40-45 साल की हो चुकी हैं, और अब वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत में शादी नहीं, तुम तो ऐसे ही रहो। तो लड़कियों को अभी और विद्रोही बनना है। जब माँ बाप से लड़कियों का अटैचमेंट बहुत होता है, तो जब तक वो इन सब का विरोध नहीं करेंगे, तब तक उन पर इसी प्रकार अत्याचार होते रहेंगे। हमें खुशी इस बात की है कि विरोध का ये क्रम शुरू हो गया है, जिसमें सबसे पहली चीज हमने आपको बताई थी कि लड़कियों की कभी कभी तो ये शर्त होती है कि हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे, अलग।
जी, मैं समझ सकती हूँ आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो इसी तरह से देखने को मिल रही हैं। तमाम दर्शक श्रोता सभी का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपना समय दिया है, हर बार देते हैं, कार्यक्रम को ज़रूर शेयर करते रहें। सर, जैसे कि बाल साहित्यकार हैं आप और कभी भी कोई कवि होता है, अगर अगर मैं ये अ, समझूँ कि कोई अगर श्रृंगार रस के कवि हैं, तो कहीं न कहीं वो अ, उनके मन में, उनके ज़हन में या उनके उनके विचार में श्रृंगार के प्रति एक लगाव होता है, या वीर रस के हैं, थोड़े ओज के हैं, तो वो कहीं न कहीं व्यवहार में वो चीज़ें होती हैं। तो बाल साहित्यकार के मन में जो एक छोटा-सा बच्चा बैठा हुआ है, तो ये बाल कविताओं की तरफ रुख कैसे गया आपका? पहली कविता कौन-सी थी आपकी? कब लिखी आपने? ये एक लंबी कहानी है थोड़ा। हमारा विषय समाज शास्त्र शॉर्ट है। शॉर्ट शॉर्ट में बता दीजिएगा जी, लंबी कहानी है तो। चलिए शॉर्ट में बताते हैं, लेकिन मजा नहीं आएगा शॉर्ट में। सर, हाँ हमें 1 देखो, घंटे में बहुत सारी बातें करनी है। जी, जी, आप बताएँ, ठीक, आप बताएँ। हमारा विषय समाज शास्त्र है और हमारा स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल ट्राइब्स पर है, जिनको आज के टाइम पर विमुक्त जातियां कहते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि जान लेना और जान देना इनके लिए बच्चों का खेल होता है। इसके अनुभव भी हैं। आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो, आवाज आ रही है ना? जी, बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो हमारा हम इन्हीं के साथ रहते थे। आप इसी से अंदाज लगाइए कि एक बार हम एक अ, क्रिमिनल ट्राइब के आदमी कलंदर के यहाँ रुके। कलंदर वो होते हैं जो भालू बंदर नचाते हैं, और एक कहावत भी है, नाच नाच मेरे बांदरा खा जाए कलंदरा। तो रात में हमको जहाँ रुके थे, उसकी वाइफ ने जगाया, कहा बाबूजी आप स्टेशन चले जाइए। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले वो हमारा आदमी धंधे पर गया था, धंधा में डकैती अ, उसके जेठ के साथ। तो जेठ को गोली लग गई, तो हम लोग डेरा उठाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो उसके पास एक थैला था, हमने पूछा इस थैले में क्या है? तो बोले जेठ का सर है, हम लोग सर काट लेते हैं। तो हमने कहा इसका क्या करोगी? तो बोली आइए हमारे साथ, आओ हमारे साथ। तो वहीं रामलीला मैदान में रुके थे। उसने जमीन में करीब 2 ढाई फुट गहरा गड्ढा खोदा कुल्हाड़ी से, सर उसमें दफन किया, 3 बार प्रणाम किया, और तब तक हमने भी तैयारी कर ली, चलने के हमारे पास कोई सामान था नहीं ज्यादा। तो हमने कहा जब तुम्हारे पति ने सर काटा होगा तब तो जिंदा होगा, गोली लगते ही तो आदमी मर नहीं आता। तो बोले क्या हुआ? जिंदा में काट लिया। तो हमने कहा काटा ही क्यों सर? तो बोला बोली सर काटने अ, से फायदा ये होता है कि पुलिस पहचान नहीं पाती। अब जब तक पुलिस होश में आएगी, वैसे ही हम लोग चल देंगे, और जब पुलिस होश में आएगी तो हम लोग 10-20 कोस निकल जाएंगे। ये इतने खतरनाक होते हैं, लेकिन इनके निकट जाओ तो पता चलेगा कि ये हम लोगों से ज्यादा अच्छे हैं। हम इनके साथ में लगभग 18 साल रहे। इनके यहाँ पर पंचायत में सारे फैसले होते हैं, चोरी से हत्या तक के, और चोर को चोर नहीं कह सकते। 10-20 साल खुल जाएंगे। एक मिनट। ये लोग आरोप लगाने का काम एक लोक कथा से करते हैं, और जिस पर आरोप लगाया जाता है वो सफाई देने का काम भी लोक कथा से करता है। यहाँ तक कि जो सुझाव देने का काम है वो भी लोक कथाओं के माध्यम से होता है। तो ये लोक कथाएं पंचतंत्र जैसी हैं। इन पर अभी तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया।
तो हमने एक लगभग 34 लोक कथाएं इकट्ठा की। तो भारत सरकार ने इनको 18,000 रुपए उस जमाने में दिए थे, सन 1990 में। और एक किताब छप के आई थी, मोगिया लोक कथाएं के नाम से। ये कहानियां बच्चों के लिए हमें बहुत उपयोगी लगी, तो हमने नंदन, पराग वगैरह में भेज दी। इसके पहले हम रिसर्च पेपर लिखते थे, वहां बहुत अप्रिशिएट की गई। भारती जी का तो हमारे पास में पत्र आया कि आपके पास जितनी इस तरीके की लोक कथाएं सब भेज दीजिए, हम प्रकाशित करेंगे। पराग से देवसरे जी से बात हुई, तो उन्होंने भी कहा आप इसको लिखिए। उसके बाद बाल साहित्य के लेखन का जो क्रम आरंभ हुआ वो अभी तक चल रहा है। इसमें एक मजबूरी और हो गई थी, हमको पूरी तरीके से क्रिमिनल ट्राइब्स का काम छोड़ना पड़ा। वो इसलिए कि हमारे एक एक्सीडेंट हो गया था। कई लोग उसमें मर गए थे। हमारे भी सर में 17 टांके आए थे, सीने की हड्डी टूटी थी, पसलियां टूटी थी, दाहिना कंधा टूट गया था। हमें तो मुर्दों की तरह अस्पताल में लिटा दिया गया था, सफेद चादर उड़ा दी गई थी। कैसे बचे वो लंबी कहानी है। लेकिन आदिवासियों पर, चाहे वो सामान्य हो चाहे अपराधी हो, आप तभी अध्ययन कर सकते हैं जब आप उनके निवास पर जाएं, उनके गांव में जाएं, उनके क्रियाकलापों में भाग लें। एक वर्ड है एसिमिलेशन, मिल करके बिल्कुल एक जैसे हो जाए, तब वो अपने मन की बात कहते हैं। उसमें बहुत टाइम लगता है और उनका बहुत काम करना पड़ता है। हमने इन लोगों को कम से कम 1 करोड़ की मदद दिलाई गवर्नमेंट से, मकान बनाने के लिए, हल बैल खरीदने के लिए, दुकान खोलने के लिए। आपने पीताम्बरा पीठ दतिया का नाम सुना होगा। उसके सामने मोहल्लों के करीब 80-90 डेरे हैं। उन्हें तो बहुतों को हमने जमीन दिलवाई और उन्होंने मकान बनवाए। तो वहां से जो हमारा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद जब हम कुछ नहीं लिख सकते थे, तो हमारा बाल साहित्य की तरफ रुझान शुरू हुआ। बाल साहित्य पत्रिकाओं में पहले से छप ही रहा था। हमारी पहली कहानी थी बड़ा कौन, और ये लंदन में अक्टूबर 86 में छपी थी। इसके बाद फरवरी में पराग में छपी। चूंकि शुरुआत अच्छी थी, इसलिए हमारे लोगों से संबंध बहुत जल्दी और बहुत अच्छे बने। तो सर आपकी जो कविता, जब आपने कविता लिखी, बाल कविता, तो क्या हमारे दर्शकों को वो कविता आप ज़रूर सुनाना चाहेंगे कि याद है पहली कविता कौन-सी थी? बड़ा लंबा समय बीत गया है। कौन सी कविता है? जो पहली बार आपने पहली कविता आपने बाल कविता लिखी थी, याद है आपको? बिल्कुल नहीं। जो आपको पसंद है, हमारे दर्शकों को आप सुनाएँ। हमारी सबसे ज्यादा पसंद की एक कविता है, और वो मोटिवेशनल है, प्रेरणादायक कविता है। अगर उस कविता पे लोग ध्यान दें तो बड़ा उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। मैं नन्हा सा सूरज, सॉरी, मैं नन्हा सा अंकुर, मुझको सूरज पाना है। मैं नन्हा सा अंकुर, मुझको सूरज पाना है। तेज हवाएं, आंधी पानी, क्या बात है! क्या बात शीतलहर तूफानी, जाना मुझको दूर बहुत है, राह बड़ी अनजानी, चारों तरफ बवंडर, है! वाह! फिर भी जगह जमाना है। मैं नन्हा सा अंकुर, मुझको सूरज पाना है। लंबी कविता है और जड़ें इसके ज़मा 3 पार्ट हैं। एक तो हमें खुद को मजबूत करना है, क्योंकि जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, हम किसी को कोई मदद नहीं कर सकते। दूसरा,
जब हम मजबूत होंगे तो अपने जैसा मजबूत दूसरों को बनाएंगे, मजबूत लोगों की संख्या बढ़ेगी। और तीसरा, इससे फायदा ये होगा कि पूरे विश्व में प्रगति होगी, शांति होगी। अभी भी हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में कोई रिटायर्ड पर्सन रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, और नौकर नहीं, इसने उसने किसी ने उनकी हत्या कर दी या चोरी डकैती की, उस इस तरीके के। अब आप बताइए, अगर हमारे पास में अच्छी जिंदगी है, हम अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा सामान हमारे पास मकान है, सुविधाएं हैं, तो हम क्यों कहीं डकैती डालेंगे, क्यों कहीं हम कोई अपराध करेंगे? तो इसलिए सबको सशक्त बनना है, और जब सब सशक्त होंगे तभी देश का विकास होगा। तो इस कविता में हमने यही कहने बहुत की सुंदर कोशिश कविता है सर। और जो कविता है, देखिए बच्चों के मन की कविता हो, बच्चों को संदेशात्मक कविता हो, संदेश कुछ मिल रहा हो, तो कहते हैं ना कि जैसी संगत होती है, हम जो चीजें देखते हैं, जो चीजें पढ़ते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। तो बच्चों के लिए जो आपने बाल मन को पढ़ते हुए जो आपने कविताएं लिखी, उससे एक बात तो तय है कि बच्चों को संदेश जा रहा है, और बच्चे लाभान्वित भी हो रहे होंगे। हमारे साथ कुछ और दर्शक जुड़े हैं, जरा हम उनकी तरफ मुखातिब होते हैं। स्मिता कुमारी जुड़ गई हैं। स्मिता कुमारी मेरी बहुत बचपन की सहेली ही नहीं है, ये बहुत अच्छी शिक्षिका भी है, अरे अर्थशास्त्र की शिक्षिका है, और अब ये असिस्टेंट प्रिंसिपल भी बन गई हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, बहुत-बहुत बधाई। और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सभी का अभिवादन करती हूँ, सभी जुड़े रहें, और सभी से एक ही गुज़ारिश करती हूँ, इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। तो सर, बाल मन की कविता लिखना हो या कहानी लिखनी हो या फिर उपन्यास हो, हर काम में एक बच्चे की तरह सोचना पड़ता है कि बच्चे को क्या पसंद आएगा। तो ये जो भाव आपके अंदर आए कि मुझे बच्चों की ही कविता लिखनी है, तो इसके पीछे क्या कोई आपकी भी कोई छुपी हुई कहानी है, या एकाएक ऊपर से आदेश आया माँ सरस्वती का कि तुम्हें बाल कविताएं, बाल साहित्य में ही आगे बढ़ना है? तो ऐसा क्या क्या कुछ हुआ था उस समय? हमने आपको बताया कि बाल साहित्य हमारा प्रकाशित होना तो 1986 से ही शुरू हो गया था। अब हम आपको एक टेक्निकल बात बताते हैं। खाली बाल साहित्य जैसी कोई चीज नहीं होती। उम्र के हिसाब से सबसे पहले शिशु साहित्य आता है, और ये 4 साढ़े 4 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए होता है, और सबसे कठिन है यही लिखना। कविताएं तो बहुत लिखी गई हैं बच्चों के लिए, लेकिन शिशु गीत बहुत सीमित है। इसमें बच्चा बन के कल्पना करके कि हमें क्या अच्छा लगेगा। जैसे गीदड़ ने वो थप्पड़ मारा, गिरा उलट कर हाथी, डर के मारे भागे सारे, हाथी के सब साथी। अब ये सब तमाम कोर्स में है हमारे। अब पीछे वो हाथी भागता हुआ दिख रहा है, या थप्पड़ मारते हुए गीदड़ दिख रहा है, तो बच्चों की इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, और छोटे बच्चे 4 साल तक के ऐसी कविताएं बहुत पसंद करते हैं। तो इस सर, तरीके बाल की कविताओं में जी, बाल कविताओं में हमने देखी है चीज़ें कि हमेशा भालू, बंदर और जंगली जानवरों के इर्द-गिर्द कविताएँ ज़्यादा घूमती हैं। बच्चों का लगाव भी होता है, बंदर मामा हम बोलते हैं, बिल्ली मौसी बोलते हैं। तो
क्या कभी कोई ऐसा नन्हा बच्चा कभी आपने देखा, आपने इतनी लंबी जो यात्रा आपकी साहित्य की रही है, जिसने आपकी लिखी हुई जो कविता है उसको कभी दोहराया हो, या कभी कोई ऐसा बच्चा आपके इर्द गिर्द कभी दिखा हो जो आपकी द्वारा लिखी हुई कविताओं को गुनगुना रहा हो? क्या कभी ऐसा हुआ है? मैडम, इस तरीके की चिट्ठियों का ढेर है। बच्चे कहीं से कविता ले आते हैं हमारी, और उसको पढ़ते हुए वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं। बहुत सी चिट्ठियां हैं कि आपकी ये कविता बहुत अच्छी लगी। हमारे पास में एक पत्र आया था, जिन्होंने ये कहा था कि हमारे स्कूल में आपकी प्रार्थना चलती है। हे बाल रूप है विश्व रूप, तुमको मेरे सशत प्रणाम। एक दूसरे स्कूल से ऐसी ही चिट्ठी आई थी, उन्होंने किताबें मंगवाई थी कि हम अपने बच्चों को आपकी कविताएं पढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरीके की बातें तो ढेरों हैं। अब हम आपके सामने शायद कई साल बैठे बात कर रहे हैं, हमने बाहर आना जाना बंद कर दिया, 77 एज हो चुकी है, लेकिन हमारा लिखना पढ़ना, हम पहले आपको अपनी दिनचर्या बता दें बहुत छोटी सी। आप सबको आश्चर्य होगा कि हम दिन में 12 बजे उठते हैं सोकर, और इसके बाद में फ्रेश होकर के बहुत हल्का एक चपाती खाते हैं। फिर हमारा पढ़ना लिखना ये दूसरे काम शुरू हो जाते हैं। बीच में थोड़ा सा आराम कर लेते हैं खाने के बाद में, और फिर रात में 11, 12, 1, 2, 3, कभी कभी 4 बजे सोते हैं। अभी हमारी एक किताब आई है, 16 खंडों में है, वाङ्मय, परशुराम शुक्ल वाङ्मय, जो 36,000 की है। इसी तरीके से उसमें दूसरी चीज है, हमने बाल साहित्य के अलावा भी लिखा है। जो बाल साहित्य रचना होती है, जिसमें बच्चों की कहानियां, कविताएं, नाटक, उपन्यास, बाल धारावाहिक, फैंटेसी, ये 11 खंडों की तरह 22,000 के है, और इसमें सारी की सारी जो बाल साहित्य की रचनाएं हैं वो है। तो 22,000 कीमत है किताब की? 22,000 रुपए कीमत के है, और जो वाङ्मय है उसकी 36,000 कीमत है। तो ऐसी मोटिव कई मल्टी वॉल्यूम बुक्स हमारी बहुत सी है। भारत का भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी वो हमारी है, वृक्ष मानव के नाम से, और वो 10 वॉल्यूम में है। आपने एक बाल पत्रिका का नाम सुना है, नन्हे सम्राट? जी, जी। क्रिकेट सम्राट, नन्हे सम्राट, प्रतियोगिता सम्राट, सम्राट ग्रुप है। तो वो नन्हे सम्राट में 27 साल लगातार छपी है हमें, जो फैंटेसी है। फैंटेसी हमारे ख्याल से हमारे देश में किसी ने नहीं लिखी है। केवल चंदा मामा में जो विक्रम बेताल आता था, विक्रम बेताल एक फैंटेसी है। तो हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हम जो कुछ भी करें वो पहले कभी ना हुआ। जैसे आप खुद हैं, हमें तो लगता है आपकी एकेडमिक लाइन बहुत अच्छी है, रिच है। अपने यहाँ स्पेशलाइज्ड इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, विशेषीकृत विश्वकोश। अंग्रेजी में तो इनकी संख्या हजारों में है। चंडीगढ़ लाइब्रेरी में जो है, पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में 400-500 तो हमने देखी है। हिंदी में एक भी नहीं। तो हमने इसी चक्कर में
1 दर्जन विश्वकोश लिख डाले, स्पेशलाइज्ड एनसाइक्लोपीडिया। जैसे मोलस्क कोश, मोलस्क हिंदी में भी कहते हैं, संस्कृत में भी कहते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं। और मोलस्क शंख जैसे जीवों का होता है। अब ये कई तरीके के होते हैं, एक आवरणधारी, द्विआवरणधारी, मतलब पूरा डिटेल है। जितने भी शंख जैसे जीव हैं या जलीय सरीसृप है, जलीय सरीसृप कोश। ऐसे ही हमने लिखा था जलीय स्तनपायी कोश। इसी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पुरस्कृत किया है। तो ये वो चीजें हैं जो अभाव की पूर्ति करती है। इस समय हमारा पूरा ध्यान बाल साहित्य के शोध में लगा हुआ है। आपको आश्चर्य होगा, शोध और समीक्षा की हिंदी बाल साहित्य में 200 पुस्तकें भी नहीं हैं, जबकि करीब 40 किताबें हमारी ही हैं। तो बहुत कमी है अभी। उसका कारण है कि बाल साहित्य एक लंबे समय तक उपेक्षित रहा। बाल साहित्य को लोगों ने बचकाना साहित्य समझा, जबकि हमारी दृष्टि में बाल साहित्य सर्वोच्च है। हम आपको एक उदाहरण दे दें। आपने नारी विमर्श सुना है, इस पर बहुत शोध हो रहे हैं, सबसे ज्यादा ही हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, नारी की समस्याएं। किन्नर विमर्श, किन्नर की समस्याएं। दलित विमर्श, दलितों की समस्याएं। आदिवासी विमर्श, आदिवासी की समस्याएं। लेकिन बाल केवल विमर्श बाल साहित्य या बाल विमर्श ऐसा है जो जो जीवन भी मूल्यों की बात करता है। और वर्तमान समय में सबसे ज्यादा पतन जीवन मूल्यों का, आप ही जानती हैं। बिल्कुल सही सड़क है। पर एक्सीडेंट होता है, लोग वीडियो निकाल अपना मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगते हैं। कोई उस घायल को अस्पताल नहीं पहुंचाता। कभी कभी ज्यादा खून निकल जाने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इसका कारण संवेदनाओं का अभाव है। संवेदना एक जीवन मूल्य है। आदमी के जीवन में कुछ नहीं बचेगा अगर संवेदना नहीं है तो। इसी तरीके से आप देखिए कि माता पिता अपनी जरूरतों में कम करके बच्चों को पढ़ाते लिखाते काबिल बनाते हैं। बच्चे काबिल बन भी जाते हैं, हजारों लाखों कमाने लगते हैं, लेकिन वो माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते, वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। क्यों? कर्तव्य परायणता उनमें है ही नहीं, अपनी ड्यूटी वो समझते ही नहीं है। तो एक दो नहीं, हम ऐसे पचासों उदाहरण दे दे। कभी इतने डाइवोर्स आपने नहीं भावनात्मक सुना। सर, भावनात्मक लगाव कम होने की वजह से इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती है माँ बाप के प्रति। बच्चों के माँ बाप ही बच्चों को अच्छी सी अच्छी चीजें और जिंदगी देने के चक्कर में कहीं ना कहीं इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों को वो समय नहीं दे पाते जो समय उनके डेवलपमेंट के लिए काम आता है। और यही सारी चीजें होती हैं जो जैसा कि आप कह रहे ये हैं। तो ये सर ये एक आज की जो छोटा सा पीढ़ी है। ये एक छोटा सा कारण है। जी हाँ, अगर बच्चों को समय, एक बात बता दें, जी जो नई जनरेशन है जी वो पुरानी जनरेशन से बहुत तेज है। अभी आपने देखा होगा, मोबाइल सेट करने का काम हम नहीं कर पाए, बेटे ने किया। इसी तरीके से हम तो एक उदाहरण देते हैं कि हमारे दादाजी बैलगाड़ी पे चलते थे, हमारे पिताजी के पास साइकिल थी, हमने बाइक खरीदी, और हमारे बच्चे हवाई जहाज पे चलते हैं, कार हवाई जहाज। तो जो नई जनरेशन है बहुत प्रोग्रेसिव है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और माँ बाप इस पर ध्यान देते भी हैं। ये नौकरी वाले जो होते हैं, जहाँ पति पत्नी दोनों काम करते हैं, वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसके बाद भी
माता पिता अपने बच्चों को साथ दे सकते हैं। 5 डेज वीक होता है आजकल ज्यादातर, तो वो 2 दिन उनको बच्चे को दे सकते हैं। और बच्चे महसूस करते हैं, बहुत जल्दी महसूस करते हैं कि मम्मी पापा टाइम क्यों नहीं दे पाते हैं। हमारी बेटी की एक बेटी है 13 साल की, वो स्कूल की मॉनिटर है और उसको जाने कौन सी स्कॉलरशिप मिली है, जबकि बेटी दामाद दोनों नौकरी करते हैं। तो हम व्यस्त रहते हुए भी हमें और व्यस्त होना चाहिए, असलियत तो ये है। तो हम बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हुए भी अपने बच्चों को बहुत सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने और सर। अगर उनका बाल साहित्य से परिचय करा दिया जाए छोटी उम्र में ही, जी, जी। तो बाल साहित्य हमने बताया था एकमात्र ऐसा साहित्य है जो बच्चों के नैतिक विकास की बात करता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर नैतिक आपने। मूल्यों के पतन को इसके द्वारा रोका जा सकता है और नया एस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है। सर आज की जो पीढ़ी है, अगर बाल साहित्य के प्रति उनका रुझान है और बाल साहित्य को ही आगे लेकर जाना चाहते हो, तो एक बुजुर्ग होने के नाते एक बाल साहित्यकार हैं और बहुत समय से आपने अपना पूरा जीवन इस साहित्य को दिया है। तो नई पीढ़ी के लिए आप किस तरह से संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो करना चाहते हैं, इसको अगर करियर बनाना चाहते हैं या साहित्य के प्रति लगाव रखते हैं, तो किस रूप में वो आगे बढ़े और क्या क्या करें वो? देखिए, बच्चे दहेज की डिमांड नहीं करते, उनके माँ बाप करते हैं। पहली बात तो ये बहुत साफ बात ये है। दूसरी बात ये है कि बच्चों का बाल साहित्य से बहुत लगाव होता है, कुछ माँ बाप रोकते हैं। हमने देखा है, पूछा है, स्टेशन पे आप जाइए, बच्चे जिद करके जाते हैं और वहां जो कॉमिक्स की किताबें रखी होती है वो भी तो बाल साहित्य है और अच्छा बाल साहित्य है, वो लेने की जिद करते हैं, माँ बाप नहीं लेते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा, अरे होमवर्क कितना रहता है, क्लास वर्क कितना रहता है, टाइम ही नहीं मिलता है। ये गलत है। आप देखिए, अगर आप कोई आलेख पढ़ें टेलीविजन पर, तो एक निश्चित समय के बाद कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप पत्रिका में पढ़ें, तो वर्तमान समय में कौन कौन से सीडी एलईडी वगैरह वो टेलीविजन आ गए, उनकी जानकारी होगी। इसी तरीके से अगर हम टेलीफोन की बात करें, ग्राहम बेल की बात करें, तो जो किताब होगी उसमें अप टू डेट मैटर नहीं होगा। और जो आप आर्टिकल पढ़ेंगे, बच्चों की मैगजीन पढ़ेंगे, उसमें वो मोबाइल तक की बात होगी उसमें। तो बच्चों को पत्रिकाएं देने से फायदा होता है। हम तो अभी भी कहते हैं कि हमारे पास में लगभग 15-20 मैगजीन आती थी, उस समय हम बहुत लिखते थे मैगजीनों में। तो बच्चे हमसे पहले से पढ़ लेते थे और उसका फल ये हुआ कि हमने बताया कि जीवन भर उनके कम से कम 99% मार्क्स आते थे और फर्स्ट रैंक हमेशा आई है। आपने कभी सुना है कि हिंदी में किसी को 100 में 100 नंबर मिले हों? बताइए। बहुत कम, नहीं के बराबर। शायद आज कभी नहीं मिले, आज तक नहीं मिले। साहित्य में 100% मार्क्स नहीं मिलते। विजय बहादुर सिंह का नाम सुना है? वर्तमान समय के सबसे बड़े क्रिटिक हैं। वो हमारे बेटे के प्रोफेसर रहे थे और उन्होंने 100 में 100 नंबर दिए थे हिंदी में। तो जो बाल साहित्य है, पत्रिकाएं हैं या किताबें हैं बच्चों की, वो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होती हैं और बच्चों का मार्गदर्शन करती हैं, बच्चों को आगे ले जाने में सहयोग करती हैं। इसके लिए हम एक चीज आपने नहीं पूछी, बाल साहित्य लिखने के लिए जरूरी क्या है?
जैसे लोग करते हैं कि इमेजिन कीजिए बच्चों की दुनिया में खो जाइए और लीडर ऐसे नहीं दिखाया जाता पर सही। आज भी हम नीचे टहलने जाते हैं और 8 से 10 टहलने का टाइम है रात में। बच्चे मिलते हैं, बच्चों से बात होती है और बच्चे इतना प्यार करते हैं, हम उनके साथ खेलते हैं, हम उनके साथ बात करते हैं, उनको जानने के लिए इतना घुल-मिल जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकती हैं। एक बार तो एक 3-4 साल का बच्चा हमसे बात करने लगा। मम्मी भी पास में मम्मी-पापा पास में खड़े थे, बातें हो रही थी। तो हमसे कहता अंकल अंकल एक बात बताएं। वो कोई फैमिली की बात बताने लगा मम्मी पापा के बीच की। तो मम्मी ने उसको डांटा। तो इतने घुल मिल जाते हैं कि वो अपने पराये का भेद भूल जाते हैं। कुछ बच्चे हमारा इंतजार करते हैं, अंकल आज आप देर से आए, अंकल कल आप आए नहीं थे। एक किस्सा सुनाए। अब हम बूढ़े हो गए, दौड़ तो सकते नहीं। एक बार बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। ये हम बच्चों की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। बच्चों की शक्ति हमसे ज्यादा होती है। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा भाई हमें भी खिला लो। तो उन्होंने आपस में मीटिंग की। अब फिर बोले देखिए अंकल, पहले फील्डिंग करनी पड़ेगी। तो उन्होंने हमें थोड़ी दूर पर खड़ा कर दिया। दफा से जो पहली गेंद आई वो हमने कैच कर ली। अब बच्चे बहुत खुश। अंकल आप पहले क्रिकेट खेलते थे? हमने कहा बेटा खेलते थे। अब दूसरी तीसरी चौथी बार आई, बगल से निकल जाए, हम दौड़ के पकड़ ही ना पाए। तो फिर उन्होंने मीटिंग की। बोले अंकल बूढ़े हो गए हैं ना, तो दौड़ नहीं पाते, तो अंकल को बॉलिंग दे दो। इस तरीके से उन्होंने हमें बैटिंग भी कराई। और फिर चलते समय बोले अंकल कल फिर आना, अब हम लोग जा रहे हैं होमवर्क करने। तो बच्चे निष्पाप होते हैं, छोटे बड़े का, अमीर गरीब का, हिंदू मुस्लिम का, किसी का कोई फर्क नहीं मानते। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो अच्छाई को संभाल कर रखते हैं, बुराई को भूल जाते हैं। जो हम लोग नहीं करते उल्टा करते हैं, हम लोग बुराई को याद करते हैं। वो आपस में लड़ते हैं दो बच्चे और थोड़ी देर बाद फिर मिलके खेलने लगते हैं। एक बार एक बच्चे ने हमारे सामने ही, हम लोग नीचे बैठे थे, बेंचे पड़ी हैं, वो एक बच्चे की शिकायत की। तो पापा ने कहा कि बेटा अब तुम उसके साथ बिल्कुल न खेलना। तो दुखी हो गया, बोला पापा मैं उसे कह के आ जाऊं कि अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। अब ये भोलापन बड़ों में मिल ही नहीं सकता। जब तक आप इसमें नहीं डूबेंगे तब तक बाल साहित्य नहीं लिख सकते। बच्चों की दुनिया देखनी नहीं है, बच्चों की बिल्कुल दुनिया में डूबना है। बिल्कुल सही कहा आपने। बाल आप साहित्य अपने लिखने आप के को लिए बच्चा ना समझे, बच्चा बच्चे बनाना आपको बच्चा होता है। समझे। बिल्कुल, डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर संगीता पाहुजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। सर बिल्कुल सही कहा आपने कि बाल मन होना ज़रूरी होता है। तो सर अगर हम आपकी बात करें, तो आपके अंदर अभी भी वो बच्चा मौजूद है? या बचपन में जो अटखेलियाँ आपकी होती थी, अभी भी मन करता है, या आप उस उन सब चीज़ों को अभी भी जी रहे हैं? क्योंकि बाल साहित्यकार है, ज़ाहिर-सी बात है, पूरी कहानी हमने सुन ली कि बच्चों के को कितना लगाव आपके साथ है और बच्चों की मन की बात आप सुनते हैं बड़े धैर्य से, तो बच्चे आपके साथ घुल-मिल जाते हैं। तो वो बच्चा हमारी ये आदत जिंदगी के अंत तक बनी रहेगी। और जिस दिन हम ये सब नहीं करते हैं, बच्चों के बारे में लिखना, बच्चों से बात करना, उनसे बोलना, हंसना, हमें लगता है आज का दिन बेकार हो गया। तो बच्चे तो एक तरीके से, बच्चों में हमारी जान रहती है। सर हमारे कोई दर्शक बड़े बच्चा आतुर अगर हैं, दुखी होता कुछ है। कविताएँ सुना देते सर, अजी कुछ कविताएँ सुना देते आप। सुनाते हैं। एक तरफ तुम मानते बच्चों को भगवान,
और दूसरी तरफ तुम खींचो उनके कान। असलियत है ये हमारी एक किताब है, दोहा सतसई, बाल सतसई के नाम से, और अमरावती विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में ये एमए फाइनल में पढ़ाई जाती है। इस किताब को अगर कोई भी पढ़ लेगा, केवल एक किताब, तो उसके बच्चे निश्चित रूप से बहुत योग्य बनेंगे। इस किताब का महत्व इसी से समझिए कि हमसे भी कई साल सीनियर स्वामी विजयानंद, आपने शायद नाम सुना हो, उन्होंने इसकी टीका लिखी है, बाल साहित्य प्रबोधिनी। इसी तरीके से एक बहुत बड़े साहित्यकार है, वो भी उम्र में हमसे बड़े, श्रीवास्तव जी, उन्होंने भी इसकी टीका लिखी है, बाल साहित्य मीमांसा। डॉक्टर संगीता जगताप ने इसके ऊपर शोधात्मक ग्रंथ लिखा है, सतसई परंपरा और बाल सतसई। सिक्किम यूनिवर्सिटी में इस एक किताब पर एमफिल हो चुकी है। अमरावती यूनिवर्सिटी में इस किताब पर पीएचडी हो चुकी है। जैसे लोग कहते हैं ना कि शोध के लिए बहुत मैटर सर चाहिए, ऐसा आपके कुछ लिए एक नहीं। संदेश है, आपके लिए एक प्रश्न है। क्या बचपन में आप शरारती थे? एक प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने पूछा है ये प्रश्न। सब होते हैं, जैसे सब होते हैं वैसे हम थे। नहीं, देखिए, कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा आप पूछने गंभीर में होते हैं। शायद झिझक रही हैं। जो उम्र होती है उसका प्रभाव हर एक पर रहता है। यंग एज में हमें भी अच्छी अच्छी सुंदर लड़कियों का बड़ा शौक था। क्राइस्ट कॉलेज कानपुर में पढ़ते थे, कोविड कॉलेज है वो तो, कानपुर ही नहीं यूपी का नंबर 1 कॉलेज है। और हमने इस पर लिखा भी है, नारी का हर श्रृंगार निमंत्रण देता है, वो पुरुष अगर तो उठो इसे स्वीकार करो। क्या बात। आंखों का मधुर खुमार निमंत्रण देता है, और इसका कारागार निमंत्रण देता है, होठों का मादक प्यार निमंत्रण देता है। इस क्या तरह बात के है, बोल क्या। अब भी चलता है। ऐसी जी बहुत जी। कहते हैं, लोग कहते हैं मैं गम को मिटा देती है, हमने माना है कि ये और बढ़ा देती है। तो इस तरीके की है। हमने बताया ना कि जो हमारी किताब 36,000 की है वांग्मय, उसमें ये सब है। पूरी गजलों की किताब है। हमारी गजलें भी ऐसी हैं, वो भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। जी, सर कुछ दोहे अगर उस किताब से आप सुना देते, कुछ कविताएं सब सुनना चाहते हैं। चलिए, हम आपको दोहे सुनाते हैं। जी, स्वागत है। ये बाल सत्सई के दोहे हैं। बच्चों के मन देखिए सब धर्मों का सार, बच्चे ही संसार हैं, बच्चों से संसार। बच्चों में रहते सदा परम पिता भगवान, पापी इनको पीटते और खींचते कान। बाल विश्व में खोजिए इस जीवन का सार, मिल सकता है आपको जीने का अधिकार। ये मनोविज्ञान पर है। बड़ा अनोखा देखिए बच्चों का व्यापार, मिल जाए यदि एक भर, देते हैं 100 बार। ये प्रैक्टिकल करने पर आप देख सकती हैं। बच्चों की किलकारियों में इतना आनंद, इनके सम्मुख हो गया फीका ब्रह्मानंद। बच्चों के नित साथ में शिक्षक खेले खेल,
दोनों में अंतर घटे, बढ़ता जाता मेल। ये आज की समस्या है। आप देखिए शिक्षक और बच्चों में मारपीट तक हो जाती है। बहुत सुंदर दोहे सर, बहुत सुंदर। और सर एक बात और पूछनी थी, जैसे कि आपने कहा आपकी पुस्तक 36,000 रुपए की है, तो इतनी महंगी पुस्तक लोग खरीदते हैं? खरीदता तभी तो बिकती है। अगर बिके नहीं तो खरीद छपेगी क्यों? हमने आज तक हमारी किताबें लगभग, आपने 250 के ऊपर बताया है, 360 किताबें हो गई है आज की डेट में। तो उन्होंने कभी एक पैसा दे के नहीं प्रकाशित करा है। पहले रॉयल्टी मिलती थी, अब वन टाइम पेमेंट होता है। 100 पेज की किताब का 10,000 रुपए जीवन में एक बार। जी, तो तो सर छापते हैं, जो पैसा मिलता है तभी वो छापते हैं। जी, सर जब आपने बताया कि बहुत सारे जो छात्र-छात्राएँ हैं वो आपकी किताबों के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, ये एक बड़ा सुखद संयोग होता है किसी भी लेखक के लिए। तो जब आपको ये खबर मिलती है कि या कोई ऐसा विद्यार्थी आपसे आकर ये कहे कि आपकी पुस्तक पर मैं पीएचडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सर वो जो भाव होता है, वो हमारे दर्शकों से आप साझा करना चाहेंगे? वो दरअसल इतना बड़ा आनंद है कि वो कहा नहीं जा सकता। एक मैं भी कुछ शायद हूँ, या हो गया हूँ या हो रहा हूँ, ऐसा महसूस होता है। तो तो सर ये भविष्य जो की मैं क्या आपको बताया योजना ना कि है आपकी? रात में बहुत टाइम हो जाता है हमको, इस जी। शोधार्थियों की वजह से। क्योंकि हर शोध में, पीएचडी में करीब करीब 3 घंटे इंटरव्यू देना पड़ता है, और 3 घंटे दिन में निकल नहीं सकते। घर के प्रति भी थोड़ी जिम्मेदारी होती है। हालांकि हमारी श्रीमती जी ने हमें घरेलू जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है, और वो इतनी अच्छी है कि उनको हम आपको एक बात बताएं, आप आश्चर्य करोगे। हमारी राइटिंग ऐसी है कि हम लिखेंगे और खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे उससे। तो हमारी राइटिंग मिसेज पढ़ लेती है। तो हमने लगभग 13-14 हजार पेज लिखे। वो सारे के सारे लेखन को फेयर किया है श्रीमती जी ने। कोई पत्नी इतना साथ नहीं दे सकती। और अभी भी जो थीसिस वगैरह आती हैं, हम हमारी ज्यादातर किताबें जो पीएचडी की हैं वो छपी हुई हैं। बच्चों ने जिन्होंने पीएचडी की, उनको शौक होता है अपनी किताब छपवाने का, तो प्रूफ रीडिंग वही करती है। तो उनके सहयोग से हम बाल साहित्य में इस स्तर पर आए हैं, जिस स्तर पर भी हैं। तो सर जैसे कि और शुरू में आपने बताया था हमारे पास समय अब नहीं है ज़्यादा, कुछ बातें और हम करेंगे। जिस समय जब हम कार्यक्रम को हमने शुरू किया था आपने बताया था कि कहीं न कहीं बाल साहित्य को लेके उपेक्षा रही है, एक उपेक्षित रहा है ये साहित्य और लोगों का रुझान इस ओर नहीं है। बच्चे लिखना चाहते हैं या बच्चे इस ओर आएँ, उसके लिए क्या कुछ आपकी तरफ से क्योंकि अ, हमने देखा है कि गज़लों की अगर गज़ल कोई लिखना या कहना शुरू करता है या सीखना चाहता है तो उस्ताद के पास जाता है। तो बाल साहित्य के प्रति जो रुझान रखते हैं बच्चे या फिर जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आपके द्वारा क्या कुछ सुविधाएँ दी जा रही हैं या भविष्य में दी जाएँगी? देखिए, बच्चे जो है माता पिता पे निर्भर करते हैं, इसलिए बच्चों से कुछ न कहकर उनके माता पिता से अनुरोध है कि वो बच्चों को 1,000-500 की ड्रेस लेके पहना देते हैं, 25-30 रुपए की एक मैगजीन लेकर के हर महीने जरूर। अगर इतना भी वो कर देते हैं, बाल साहित्य में खास बात है, बड़ों का साहित्य बच्चे कभी नहीं पढ़ते, लेकिन बाल साहित्य बड़े भी पढ़ते हैं।
तो अगर इतना माता-पिता कर देते हैं, तो इससे बच्चों का विकास तो होगा ही। बच्चे और बच्चे के माता-पिता बाल साहित्य का उद्देश्य भी समझेंगे, उससे लाभ भी उठा पाएँगे। एक चीज़ और बताएँ, बाल साहित्य का विकास अब काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। जो विश्वविद्यालय बाल साहित्य से दूर रहते थे, वो अब बाल साहित्य पर शोध करा रहे हैं। हमने आपको बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के नाम बताए। बहुत से विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं कि जिन्होंने पहला बाल साहित्य पर शोध हमारे ही ऊपर कराया है। तो इतनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है अब कि आप इसके विस्तार को, इसके बढ़ने की गति को कोई रोक नहीं सकता। सर एक प्रश्न और मेरे मन में है कि बाल साहित्य लिखते वक़्त हुँ। किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या क्या सोचना होता है आपको? किस तरह से अगर एक कविता आप बच्चे के लिए लिख रहे हैं, तो कितना समय अधिकतर नहीं, आपके समय आपको कुछ नहीं, कविता लिखना सबसे कठिन होता है। सबसे कठिन होता है कविता लिखना। आप कोई कविता लिखना है, कहिए 10 दिन निकल जाए, आप ना लिख पाएँ। लेकिन कविता दिमाग में घूमती है। होता क्या है, कविता हृदय से निकलती है, कहानी दिमाग से निकलती है। तो इसलिए हम आपको लेखक की स्थिति बताएँ। जैसे हमारा अपना एक पढ़ने का कमरा है, उसको भीतर से बंद किया और बैठ गए। अब मान लिया हमें एक फैंटेसी लिखनी है। फैंटेसी में बड़ी कल्पनाएँ होती हैं, आप जानती हैं। परियाँ होती हैं, देवदानव होता है, उड़ने वाला कालीन होता है, दुनिया भर की चीज़ें। तो हम लोग कहानी या फैंटेसी लिखते समय एक रूपरेखा बना लेते हैं। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये खत्म। ये दिमाग में एक बार बनता है। इसके बाद जब लिखना शुरू करते हैं, तो थोड़े समय बाद कुछ नई-नई चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं और दिमाग 2 हो जाते हैं। एक दिमाग कहता है, ये तो तुमने पहले सोचा ही नहीं था कि लिखना है। जो सोचा था लिखना है, वो नहीं लिख सकते। फिर जो हम देखते हैं, वो लिखते हैं। आप नहीं समझे। जैसे हमने सोचा था कि हम ये लिखेंगे, लेकिन हमारी आँखों के सामने पूरा घटना स्थल होता है। उस स्थल पर वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर हमने जो सोचा था कि हम ये लिखेंगे, वो विचार नहीं लिखे। परिवर्तित होते रहते हैं। जो बिल्कुल कल्पना है वो साक्षात्कार परिवर्तन जैसा जी, आमने-सामने होता है ना, वो जी, स्थिति जी, आ जी। जाती है। और मानसिक स्थिति ये हो जाती है, जैसे खाना खाया उस बीच दिमाग में कुछ चल रहा है। दाल में नमक नहीं है, हमें नहीं पता चलेगा। हमारे कमरे का पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी का महीना है, हमें पता नहीं चलेगा। नीचे जा कर के देख रहे कहे क्या कर रहे हो? पंखा नहीं चल रहा है, पसीने-पसीने हो रहा हूँ। लेकिन फिर हम इस दुनिया से कट के उस दुनिया में पहुँच जाते हैं, जिस दुनिया में लिखते हो। कठिन काम है थोड़ा-सा, लेकिन ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक आदत पड़ जाती है एकदम। जी, अब तो बिल्कुल हम सही इसको बिना जी भी नहीं सकते। जी, बिल्कुल सही। एक बहुत लंबा अरसा आपने बाल साहित्य को दिया है और अब कई चीज़ें आसान हो गई होंगी। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, आपने अपना समय दिया। सर चलते-चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश है आपका? या माता-पिता के लिए? आपके दर्शकों से हमारा यही संदेश है कि बच्चों को भगवान के रूप में अपने समझें, निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं। उनके भगवान से अब तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन बच्चों को हम देखते हैं और बच्चों का मान-सम्मान करें, बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करें और बच्चों के संतुलित विकास पर ध्यान दें। जैसे बच्चे ने ज़रा-सी जिद की, माँ-बाप ने उसे मोबाइल पकड़ा दिया, ये बिल्कुल गलत। ऑस्ट्रेलिया में तो बैन लग गया है मोबाइल पर कि 15-16 साल तक के बच्चे मोबाइल छू नहीं सकते। तो जो नई-नई जानकारियाँ उनको मिले,
उन सबकी सहायता से अपने बच्चों का सही रास्ते पर बढ़ने के लिए प्रयास करें। बहुत सुंदर संदेश आपके द्वारा। और वाकई बच्चे भगवान का रूप होते हैं और सभी को बच्चों से प्रेम ही नहीं करना चाहिए, प्रेम क्योंकि बच्चे निश्चल होते हैं, सरल होते हैं, और जहाँ सरलता है वहाँ ईश्वर है, सभी जानते हैं। तो सर, हमसे बात करने के लिए इतना समय आपने दिया, हम बहुत आभारी हैं और उम्मीद करते हैं इसी तरह आपकी लेखनी चलती रहे, आपकी पीएचडी, आपके जो किताबों पर हो रही हैं, जो शोध हो रहे हैं, वो लगातार अनवरत बढ़ता रहे क्रम। और हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, कुसुम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी हम हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। सर, आपका बहुत आभार, हमसे इतनी देर आपने बातचीत की, बाल साहित्य के बारे में इतना कुछ आपने बताया, आपको बहुत मार्गदर्शन बहुत दिया। धन्यवाद, आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके दर्शकों को, सबको हमारी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। तो अगली बार एक नए किरदार के साथ फिर आऊंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।